दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 सितंबर सन 2022। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर हमने इंडस्ट्री के दिग्गजों से आपको रूबरू कराया है। उस इंडस्ट्री के बारे में समझने से उस सेक्टर या इंडस्ट्री के बारे में आप मार्केट के दिग्गजों से आप खुद सुनते हैं कि ये इंडस्ट्री क्यों बेहतर है। साथ साथ कंपनीज के उनके प्रमोटर्स, उनका बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशन, इसके बारे में भी डीप एनालिसिस आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद है कि आपने हमारा जो पिछला एपिसोड्स भी रहे उसमें आपने बहुत हमें मान दिया, सम्मान दिया। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। आज हमारे साथ सोलर एनर्जी के वन ऑफ द टॉप रैंकिंग कंपनी के चेयरमैन मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सोलर एनर्जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मनीष जी सोलर एनर्जी इंडस्ट्री के उन चंद लोगों में शामिल हैं जो एक इतिहास रचने में व्यस्त हैं, और आने वाले 3 से 5 साल वो इतिहास रचा जाएगा जो कि दुनिया याद रखेगी। तो दोस्तों, मैं अधिक समय ना लेके मैं मनीष जी गुप्ता की तरफ आपको ले चलता हूं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार सर, धन्यवाद सर आपके शो में बुलाने के लिए। हाँ हाँ, मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कि आपने ये सोलर एनर्जी फील्ड ही क्यों चुना, इसमें क्या संभावना है, और आपका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, आपकी बिजनेस में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या क्या आपके बारे में हो तो हमारे दर्शकों को आप रूबरू करा सकें। अजय जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं वैसे बेसिकली बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस बिजनेस में मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ही हूँ। बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 1998 में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट करी थी जलगांव महाराष्ट्र से। उसके बाद मैं बेसिकली बिलोंग वैसे आगरा से करता हूँ, और उसके बाद सन 2000 में मैं जयपुर मूव कर गया। मैं और मेरे साथ कंपनी में जो इस समय एमडी हैं मिस्टर विकास जैन, हम दोनों कॉलेज में साथ ही थे। हम लोगों ने एक कंपनी की शुरुआत करी उस समय, उसका नाम है फ्लूइड कॉन इंजीनियर, जो कंपनी हमारी आज भी है। और हम उस कंपनी में सर पाइप्स और पाइप फिटिंग की डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग और सेल्स का काम करते हैं। हम लोग जिंदल पाइप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस कंपनी में लगभग पिछले 17-18 सालों से। और वो कंपनी जो हमने शुरुआत करी थी सन 2000 से, और उसमें हम लोग राजस्थान, एमपी, दिल्ली, एनसीआर और इन सब जगहों पे हम लोग इंडस्ट्रियल पाइपिंग सॉल्यूशन, स्पेशली पाइप फिटिंग्स, वॉल्स, इन सब चीजों की सप्लाई करते हैं, जो हमारा आज भी एक पूरा वर्टिकल है और उसमें हम काम करते हैं। सन 2014 में हमने सर अपने इस बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने का सोचा। तो उस समय अपने राजस्थान में सर सोलर पावर प्लांट्स के इंस्टॉलेशन का काम काफी जोर शोर से चल रहा था, और ये हमारे उसका पार्ट था जो JNSM मिशन था, जो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन 2010 में यूपीए सरकार ने शुरू किया था। उसमें REC कैटेगरी में सोलर और विंड के पावर प्लांट राजस्थान में और कुछ स्टेट्स में लगाए जा रहे थे। तो हमने शुरुआत में सन 2015 में एज ए इन्वेस्टमेंट 1 मेगावाट का अपना सोलर पावर प्लांट बीकानेर में लगाया था, जो आज भी है हमारा। उसके पश्चात हमने 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, एमपी की एक टेंडर आया था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट हमने वहां पे उस टेंडर में विन किया था। तो वो हमारा प्लांट उज्जैन में है, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन में है, वहां पे वो इंस्टॉल्ड है। तो ऐसे 3 मेगावाट के हमारे टोटल अपने खुद के IPP प्लांट है। देन आफ्टर हमने सोचा कि इस बिजनेस में थोड़ा सा आगे और बढ़ा जाए, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग रेगुलर वाकिफ थे, रेगुलर हम लोग टच में रहते थे इंडस्ट्रीज के। तो और उस समय कोई जैसे बड़ी ऑटोमेटेड फुली ऑटोमेशन के साथ ऐसी कोई बड़ा प्लांट राजस्थान में था भी नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना हम राजस्थान में एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट शुरुआत करें। तो उसी सोच के साथ हमने ये इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड थी ये कंपनी पहले। तो 2016 में इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, और 2016 में इनकॉर्पोरेशन के बाद हमने इसका कंस्ट्रक्शन का काम, जो हमारी करंट फैक्ट्री है उसका स्टार्ट किया था। और 2017 मार्च में हमारा इसका विधिवत, जिसे कहते हैं कि पहला प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था विद 60 मेगावाट ऑफ द कैपेसिटी उस टाइम पे जो थी हमारी। हमने ईयर ऑन ईयर इसमें काम किया, मेहनत करते गए, और इसमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हर साल हम ऐड करते गए। और इस तरीके से 2017 से जो हमारी कंपनी 60 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से जो स्टार्ट हुई थी, और फर्स्ट ईयर जो हमारा टॉप लाइन लगभग 55 करोड़ रुपए का था,
हमने इस साल 2022 में बढ़ाते हुए अपनी उस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 200 मेगावाट, और हमारा टॉप लाइन जो इस साल का क्लोज हुआ है लगभग 215 करोड़ रुपए का हमने क्लोज किया है। और हम लोग अभी राजस्थान के सबसे बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी 500 मेगावाट का एक नया प्लांट, और जो हमारा दूसरा प्लांट है वो ऑलरेडी कमीशन में है, जो कि जाटावली इंडस्ट्रियल एरिया में आ रहा है, और जो कि अगले 2 से ढाई महीने के अंदर जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 700 मेगावाट की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी के साथ राजस्थान के लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर और नॉर्थ इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। और हम लोगों के ये जो सोलर पैनल से हम लोग अपने इस ब्रांड नेम, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, INA ब्रांड, ईना ब्रांड से हम लोग मार्केट में सेल करते हैं इसको। और हमारा जो चैनल सेल्स नेटवर्क है आज लगभग नॉर्थ इंडिया के 6 से 7 स्टेट्स में है, जिसमें हमारे लगभग 40 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके नीचे डीलर्स का भी नेटवर्क है। इसके अलावा हम लोग OEM सेल्स में भी काफी काम करते हैं। इंडिया के कई सारे रिनोन ब्रांड जो है वो हमारे साथ नॉर्थ इंडिया के जुड़े हैं, और जिनके लिए हम लोग उनके ब्रांड से सोलर पैनल बनाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, मनीष जी को आपने सुना। तो मनीष जी का कहना यही है कि देखिए, सबसे पहले यदि हम किसी भी कंपनी के बारे में या किसी इंडस्ट्री के बारे में हम लोग कुछ समझना चाहते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस के 3 प्रमुख बिंदु होते हैं। नंबर 1 बिजनेस साइकिल, नंबर 2 इंडस्ट्री और सेक्टर के बारे में मालूमात, और तीसरा आता है कंपनी के प्रमोटर्स और उनकी गुडविल, साथ साथ में उनका टेक्निकल बैकग्राउंड। तो दोस्तों, जो आज है, क्योंकि हम टेक्निकल लेवल पे बात कर रहे हैं, कंपनी और कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो साथ साथ में मनीष जी से हम एक अहम सवाल भी पूछना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि यदि हम ग्लोबल एनुअल ग्रोथ समझें, यदि पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर समझें, तो सोलर एनर्जी का एनुअल ग्रोथ क्या है, साथ साथ भारत में एनुअल ग्रोथ सोलर एनर्जी का क्या है, और इसमें आगे 3 से 5 साल क्या संभावनाएं नजर आती हैं, इसके बारे में यदि मनीष जी यदि आप प्रकाश डालेंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनको समझ आने लगेगा कि सोलर एनर्जी के अंदर निवेश करने से क्या फायदा हो सकता है और उसमें क्या रिस्क हो सकती है। मनीष जी। अजय जी, मैं आपके सवाल का 2 अलग अलग तरह से जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज तो सर कि सोलर एनर्जी को हमें समझना पड़ेगा एज ए बिजनेस। सोलर एनर्जी के आज 3 प्रमुख वर्टिकल हैं, और ये तीनों वर्टिकल टोटली डिफरेंट हैं। सबसे पहला तो सर वर्टिकल है IPP, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पावर प्रोड्यूसर, जहां पे कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या किसी भी उससे एक सोलर पावर जनरेशन का कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वो सोलर उनके लिए सोलर पावर प्लांट लगाती है और उनको इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है। इसको हम IPP मॉडल बोलते हैं। द सेकंड इज सर EPC मॉडल, जिसको होता है सर, जिसमें इलेक्शन, परचेज एंड कमीशनिंग है। कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन उन IPP या उन लोगों के लिए उनके पावर प्लांट्स लगाती हैं। ये टोटली डिफरेंट वर्टिकल है जिनके लिए आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। ये EPC वर्टिकल हो गया। द थर्ड वन इज सर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि हम लोग आते हैं सर, कि आज EPC है वो किसी ना किसी से तो सोलर पैनल भी लेगा। EPC एक कंप्लीट सर वर्क होता है जिसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, वायरिंग, इंप्लीमेंटेशन, इरेक्शन, कमीशनिंग सारा काम आता है, क्योंकि सोलर पैनल अपने आप में तो बेर काम में आता नहीं है सर, पूरा आपको कंप्लीट उसको लगा के देना पड़ेगा। तो हम लोग सर थर्ड उसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, वी आर द कोर मैन्युफैक्चरर। तो हम लोग सोलर पैनल बनाते हैं और इस तरह के सारे लोगों को सप्लाई करते हैं। हम लोग EPC का, IPP का काम करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं सर। मतलब अगर हम अपने टोटल टॉप लाइन की बात करें तो उसमें हार्डली 7 to 8% हम EPC या उससे करते हैं सर। बाकी 92% हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का सारा कुछ सप्लाई का रहता है सर हमारा। तो ये टोटल 3 डिफरेंट वर्टिकल है बिजनेस के। अब मैं आता हूं सर आपके सवाल पे कि अपने देश के अंदर या वैश्विक इसका इस समय किस तरीके से डिमांड है। मैं आज के साथ साथ सर पहले का भी आपको बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें अपने देश में रिन्यूएबल हिस्ट्री की, तो JNSMM मिशन, जिसको मैं बता रहा था, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, ये स्टार्ट हुआ था सन 2010 में। UPA की सरकार थी उस समय, और फारूक अब्दुल्ला जी अपने उस समय MNRE पावर मिनिस्टर हुआ करते थे सर। उस समय पर सर 2010 में अपने देश का रिन्यूएबल का टारगेट जो लिया गया था 10 साल के लिए 20 गीगावाट का, लगभग 20,000 मेगावाट का टारगेट था शुरुआती 2010 से लेकर 2020 तक का। उसके बाद सर NDA की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो वो क्योंकि रिन्यूएबल क्षेत्रों के प्रति उनका बहुत रुझान रहता है, तो उसके बाद सर उसके 2014 से लेके अब तक अब हमारा ये टारगेट 2 बार रिवाइज हो चुका है। और करंट में जो हमारा टारगेट है सर 500 गीगावाट 2030 तक का टारगेट है ये रिन्यूएबल का पूरा। और इस 500 गीगावाट में से 100 गीगावाट हम सर सितंबर 2021 में पूरा कर चुके हैं। और इस रिन्यूएबल में सर सारा कुछ आता है, सोलर भी है, विंड भी है, बायोमास भी है, सारा कुछ हाइडल है।
तो इस 100 गीगावाट को हम पूरा कर चुके हैं, तो बचा हुआ 400 गीगावाट जो है, जो अगले 8 साढ़े 8 साल में पूरा करना है, और इसमें लगभग 270 गीगावाट सोलर से होगा। और हम एनुअल जी। ग्रोथ की बात करें तो लगभग इस इंडस्ट्री में 35 से 40% एनुअल ग्रोथ इस समय ईयर ऑन ईयर है, जो कि अगले 8-10 साल तक रहने की हमें उम्मीद है। परफेक्ट। तो मनीष जी का कहना है कि चाहे सरकार एनडीए की हो, चाहे यूपी के हो, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी से वो पल्ला नहीं झाड़ सकती। उसको इसकी प्रमोशन के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे, और वो प्रयास हो भी रहा है। मनीष जी, जी। एक कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ थी कि 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के जो प्लॉट्स हैं, या जो रिहाइश है, या फिर होटल्स हैं, या फिर कोई धर्मशाला है, कम्युनिटी सेंटर है, हॉस्टल्स हैं, या कोई सरकारी दफ्तर हैं, उनके अंदर सोलर पैनल लगाना आवश्यक होगा। ये एक जी। कानून है। तो इसको देखा जाए तो लगभग मैं समझता हूँ कि राजस्थान में लगभग 3 लाख से अधिक ऐसी रिहाइश, ऐसी बिल्डिंग होगी जहाँ पर सोलर पैनल लगाना निहायत ही ज़रूरी हो जाएगा। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या, क्योंकि अभी तक तो इतना बड़ा तो हुआ नहीं है, लेकिन क्या संभावनाएँ बनती है? क्या ये नियम सख्ती से लागू होगा? सर देखिए, इस नियम को सख्ती से लागू, नियम तो बिल्कुल है और लागू होना भी चाहिए, लेकिन इस नियम में सबसे बड़ा सर आड़े आती है इसको इम्प्लीमेंटेशन में हमारे डिस्कॉम्स। आज राजस्थान में 3 डिस्कॉम्स हैं, जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम है। आज हम अगर किसी भी तरह के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, किसी भी तरह के अगर प्रोग्राम, सब्सिडी प्रोग्राम की हम बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर इन डिस्कॉम से नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग के ये काम कराना अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। इस मैटर को सिंप्लीफाई अभी हमारे जो दूसरे और नेबरिंग स्टेट्स हैं, जहाँ पे कि आज सारा की सारा मैटर नेट मीटरिंग का या एनओसीज का ऑनलाइन की तरह है। हमारे अभी प्रदेश में, राजस्थान में इस तरह की सुविधा स्टार्ट नहीं हुई है, जिससे आम उपभोक्ता को या आम आदमी को इन सब कामों को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और उस प्रोसेस में कभी-कभी 5-5, 6-6 महीने का टाइम लग जाता है। अब हम आप उपभोक्ता उपभोक्ता की बात करेंगे, जो कि सब्सिडी जिसको मिलती है भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, अगर हम उसकी बात करते हैं तो सर पिछले 1 या डेढ़ साल से जो आरआरईसी का 45 मेगावाट का टेंडर आया था, उसकी पिछले डेढ़ साल से सब्सिडी रुकी हुई है, और डेढ़ साल से सब्सिडी आज तक रिलीज ही नहीं हुई है। तो जब तक जी। डिस्कॉम्स अपने एक पॉजिटिव मैनर के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ इस सारे के सारे सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक जो रूफटॉप के टारगेट्स हैं प्रदेश के या देश के, वो पूरा होना बहुत मुश्किल है। डिस्कॉम्स को एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे आना होगा, और उपभोक्ता के साथ मिलके, नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलके उनको कदम ताल मिलाते हुए नियम कायदे बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आम उपभोक्ता को आसानी से कनेक्शंस नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के मिल सके। तो इसका मतलब यही हुआ कि अपॉर्चुनिटी अपार है, और सफलता धीरे-धीरे मिल रही है, और आगे भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनीष जी, एक और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये आम उपभोक्ताओं के लिए पूछ रहा हूँ कि जो सोलर एनर्जी है उसकी कीमत, और यदि हम आम जो 7-8, ₹10 पर यूनिट की जो कीमत आम उपभोक्ताओं से अलग-अलग स्तर पे चार्ज की जा रही है, कंज्यूमर से अलग है, इंडस्ट्रियल यूनिट से अलग है, या फिर कमर्शियल अलग है। तो उसकी जो यदि हम कंपैरेटिव माने कि इसके अंदर पर यूनिट क्या चार्ज सोलर की हो सकती है, और क्या चार्ज यदि हम बिजली विभाग से यदि बिजली लेते हैं, तो उनमें क्या कोई डिफरेंस है क्या, और यदि है तो कितना? सर देखिए, सोलर से तो जो एनर्जी है वो फ्री है। सूर्य भगवान तो सबके लिए उपलब्ध है सर, उसका तो कोई जी। चार्ज है ही नहीं। हमारे को जी। तो सिर्फ उस बिजली को या उनकी उस पावर को हार्नेस करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं, जिसको हम सोलर पैनल्स या इन्वर्टर्स या कहते हैं, उसका एक इंस्टॉलेशन करना होता है। बाकी तो सोलर की बिजली जो है, या सोलर से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, वो तो जिंदगी भर के लिए आपके लिए फ्री है। उसका तो कोई पैसा है ही नहीं। हमारा कोई रेगुलर इसमें किसी तरह का फॉसिल फ्यूल की तरह कोई रेगुलर हमारा रॉ मटेरियल यूज नहीं होता, कोई कोयला यूज नहीं होता, हस्क यूज नहीं होता, या कुछ भी, कोई डीजल यूज नहीं होता, पेट्रोल यूज नहीं होता। तो ये तो सूर्य भगवान की तरफ से प्रकृति की देन है सर, जो हमारे को फ्री में उपलब्ध है जी। और जिंदगी भर उपलब्ध है। हमारे को सिर्फ करना है, उसको हार्नेस करना है। उसको हार्नेस हम किस तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी के साथ, कम से कम लागत के साथ हम हार्नेस करें, यही हमारी जीत है सर। और इसमें सरकारें जितना मदद करेंगी, सरकारें जितना पॉजिटिव तरीके से आगे आएंगी, हम आम उपभोक्ता को उसका उतना ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अगर हम आज के दिन की बात करते हैं, तो हम अगर जैसे विदाउट सब्सिडी की अगर बात करते हैं, तो इस समय सर लगभग छतों पे लगाने का जो खर्चा लगभग 45,000 रुपए पर किलोवाट के करीब का खर्चा है इस समय। और अगर उस खर्चे के साथ कोई 5 किलोवाट का अगर सिस्टम अपने घर की छत पे लगाता है,
तो लगभग 3.5 साल से 4 साल के अंदर उसको उसका आरओआई प्राप्त हो जाता है। और डेफिनेटली सर, सरकार से जो बिजली मिलती है उससे तो बहुत ही सस्ती है। जैसा मैंने कहा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा का तो या एनर्जी का तो कोई पैसा है ही नहीं। सिर्फ जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं, जो कैपेक्स लगाते हैं, उसका ही एक खर्चा है, जो कि अगर आरओआई के तौर पर अगर उसको देखें तो 4 साल के अंदर आरओआई उसका आ जाता है हमारे को। तो दर्शकों, जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उसमें कैच पॉइंट यदि आप पकड़े हैं, तो लगभग 4-4.5 साल के अंदर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो 45,000 रुपये पर किलोवाट का अंदाजन जो खर्चा है, यदि आप 5 किलोवाट का लगाते हैं तो 3.5-4 लाख रुपए में आपको 4.5 लाख रुपए में हो जाएगा। और लगभग 4 साल के अंदर आपकी सारा पैसा वसूल है और उसके बाद फ्री है। अब इसके अंदर ये भी निश्चित है कि जब आप सूरज सबका है, सब जगह है और सबके लिए निःशुल्क है, फ्री है, तो जब आप आपकी जो और हर घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे खेत हो, वहां पर सोलर पैनल के जरिए आप बिजली को हर को बना सकते हैं और अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और, अब मैं आगे चलूं मनीष जी, कि गवर्नमेंट ने, जैसे आपने कहा कि यूपीए सरकार ने ये योजना शुरू की थी, उसके बाद फिर एनडीए सरकार ने उसको और आगे बढ़ाया, और अब जो, अब क्योंकि जहाँ तक सोलर एनर्जी का सवाल है, उसके अंदर मुझे लगता है कि जो अग्रणी देश हैं उसमें चाइना का एक बड़ा अहम रोल है, और चाइना के अंदर काफ़ी इसके ऊपर काम हो रहा है। तो अब हमें चाइनीज जो कैपेसिटी है, जो ग्लोबल लेवल पे सबने सबसे ज़्यादा जो हासिल कर रखी है, वो चाइना ने हासिल कर रखी है। तो आज चाइना से कंपटीशन करने के लिए आप क्या समझते हैं, और क्या सरकार से आप सहयोग चाहते हैं? क्या सरकार वास्तव में आपकी मदद कर रही है? तो देखिए, मनीष जी। ये जो विषय है इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना आज पॉलीसिलिकॉन इंडस्ट्री में लीडर है और लगभग पूरी दुनिया की 75% पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर होती है। चाहे हम पॉलीसिलिकॉन की बात करें, पॉलीसिलिकॉन से लेकर सोलर पैनल तक पूरी सप्लाई चेन की। और सेम ये अपने देश में भी प्रॉब्लम थी। हमारे देश का लगभग जो भी सोलर का रिक्वायरमेंट था, 80 से 82% सोलर पैनल्स और सोलर सेल अपने देश में चाइना से इंपोर्ट होते थे। हम लोग एसोसिएशंस के माध्यम से लगातार सरकार के संपर्क में थे और उसी चीज को देखते हुए मेक इन इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने हमारी इस बातचीत को सुना, हमारी इस परेशानी को समझा और इस साल के बजट में, जो अभी फरवरी में बजट आया था, उस बजट में सोलर पैनल के इंपोर्ट पर 40% और सोलर सेल के इंपोर्ट पर 25% बेसिक कस्टम ड्यूटी अप्लाई हुई है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से अप्लाई हो चुकी है। तो अभी कहीं भी किसी दूसरे कंट्री से अगर सोलर पैनल आते हैं तो उन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। दूसरा प्रोटेक्शन भारत सरकार ने ये दिया हमारे को कि एक एमएनआरई ने अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चर बनाई है, जिसमें कि वही सोलर पैनल कंपनियां सरकार की सब्सिडाइज, सरकार की फंडेड या सरकार की एडेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो सोलर पैनल यूज होंगे वही कंपनियों के यूज होंगे जो एमएनआरई की उस एएलएमएम लिस्ट में, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स में लिस्ट होंगे और उनके मॉडल नंबर उसमें अंकित किए जाएंगे। वही सोलर पैनल्स उन प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकते हैं। तो एक सेकंड प्रोटेक्शन दिया भारत सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारे को लगता है कि अभी हमारे देश में लगभग सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 16 से 18 गीगावाट है, जो कि अगले आगामी 1 या 2 साल के अंदर दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। और सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग जो लगभग 3 गीगावाट की, 3000 मेगावाट की है, जो आगामी 2 साल के अंदर 11 से 12,000 मेगावाट हो जानी चाहिए। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर भारत के अंदर हम लोग पॉलीसिलिकॉन इंडस्ट्री में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे और जो अपने पड़ोसी देश पे हमारी इतनी आत्मनिर्भरता नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। आगे आने वाले टाइम पे हम एक एक्सपोर्ट हब बनेंगे और चाइना का सब्सिट्यूट बनेंगे, जिसमें कि हम अपने देश से सोलर पैनल्स बना के या सोलर के इक्विपमेंट बना के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करेंगे। बहुत सुंदर, कि अभी हम आयात तक हैं नेट, और अब आने वाले 3 से 5 साल के अंदर सोलर एनर्जी के अंदर इतना चांसेज है कि हम लोग निर्यात भी कर पाएंगे। मनीष जी, अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे आता हूं, क्योंकि जो हमारे चैनल के जो दर्शक हैं वो बेसिकली फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, और वो हर कोई ऐसा मौका नहीं चूकना चाहते जहां पर निवेश का एक मौका या अवसर मिले। तो आपकी कंपनी का एक आईपीओ आ रहा है, और आईपीओ के अंदर आप
आपके जो भी निवेशक आपसे जुड़ना चाहे तो उनका एक अहम सवाल उनके जहन में आता है कि कंपनी के लगभग 5 साल आगे कैसे होने चाहिए। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में यही बताया कि 500 मेगावाट का आपका बिल्कुल लेटेस्ट प्लांट बिल्कुल कमीशनिंग के ऊपर है, लगभग 2 से ढाई महीने में वो शुरू हो जाएगा। तो 3 से 5 साल के अंदर आपकी कितनी जो कैपेसिटी इंक्रीज होने की संभावना है, क्योंकि सरकार भी मदद कर रही है और प्रकृति भी मदद कर रही है और बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सारी चीज एक आइडियल सिचुएशन बन रही है। तो कंपनी के नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में आपका क्या कहना है, मनीष जी? सर देखिए, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। हम अभी 200 मेगावाट की कैपेसिटी को इस साल फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा के 500 मेगावाट बढ़ जाएगी, हमारी 700 मेगावाट हो जाएगी। जैसे हमारा जो सेकंड प्लांट है ये एक स्टेब्लिश हो जाएगा, एक रेगुलर एक फ्री फ्लो में स्टार्ट होगा। हमारा एक 500 मेगावाट का सोलर पैनल का नेक्स्ट प्लांट है लगाने का, हमारा कैपेक्स लगाने का पूरा प्लान है, जिससे हमारी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग सर हो जाएगी 1.2 गीगावाट, लगभग 1200 मेगावाट जिसको हम बोलेंगे। और उसके बाद जब 1200 मेगावाट की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग हमारी होगी, उसके बाद सर 500 मेगावाट का हमारा सोलर सेल का प्लांट लगाने का हमारा प्लान है, जो कि हमें उम्मीद है अगले 3 से 4 साल के अंदर हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, जिसमें कि हमारा टोटल कंपनी का कैपेसिटी 1200 मेगावाट सोलर पैनल और 500 मेगावाट सोलर सेल का रहेगा, जो कि हम आगामी 3 से 4 साल के अंदर हम लोग हर तरीके से इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसको करेंगे। और नॉर्थ इंडिया में हम लोग जो अपने फर्स्ट या सेकंड जो हमारा स्पेस है उसमें अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे और इंडिया में टॉप 10 सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स में इंसोलेशन एनर्जी का नाम रहेगा। तो मनीष जी का के जो ड्रीम्स हैं, मनीष जी का जो लक्ष्य है, वो बिल्कुल क्लियर है कि लगभग 3 से 5 साल के अंदर कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, ऐसा कहना है चेयरमैन इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड का। दोस्तों, अब मैं आपसे एक और चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका जो ये आईपीओ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में या तफसील से बता पाएं कि इसमें क्या सिस्टम रहेगा, क्या क्योंकि और ये बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे होगा, इसमें छोटे बड़े निवेशक सभी इसमें निवेश कर पाएंगे देश के कोने कोने से, और बहुत ज़बरदस्त इंक्वायरीज भी काफ़ी आ रही हैं। तो इसके बारे में भी जी। थोड़ा सा आप अपने आईपीओ के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हमारे दर्शकों के लिए कि आपका आईपीओ कैसे क्या है ये। तो देखिए, हमारा आईपीओ बीएसई एसएमई बोर्ड पे आने वाला है, जो कि लगभग हम लोग कंपनी के लगभग 58 लाख शेयर इसमें डाइल्यूट कर रहे हैं, जिसमें कि 5% शेयर मार्केट मेकर के भी रहेंगे। और हमने इसमें 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, लगभग 27 लाख शेयर एचएनआई सेक्टर के लिए और लगभग 27 लाख शेयर रिटेल सेक्टर के लिए रहेंगे और बाकी बचे हुए 5% शेयर मार्केट मेकर के रहेंगे। लगभग कंपनी का इशू साइज जो है सर 22.16 करोड़ रुपए का है, जो इसमें रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएमई बोर्ड पे आ रहा है तो डेफिनेटली लॉट सिस्टम इसमें रहेगा, तो हमारा 3000 शेयर का एक लॉट रहेगा जो कि इसमें शुरुआत में जी। ट्रेड होगा। और जो कंपनी का जो आईपीओ है वो ओपनिंग समवेयर अराउंड सितंबर एंड 26 सितंबर के बाद एक डेट इसकी डिसाइड हो जाएगी सर, कल या परसों तक डेट डिसाइड होकर हम आपको डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन हमें जो उम्मीद है सर, डेट इसकी रहने वाली है 30 सितंबर को ओपनिंग और 5 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी। फाइनल डेट हम सर इसकी अनाउंसमेंट अभी कर देंगे विद इन दिस वीक। तो ये इसका पूरा की पूरा सिस्टम रहेगा। हमने सिर्फ एचएनआई और रिटेल के लिए ही इसको ओपन किया है। तो दोस्तों, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में आने की उम्मीद है और एग्जैक्ट डेट हम अनाउंस करेंगे जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी प्रमोटर्स की तरफ से। अब महत्वपूर्ण ये रहता है कि आपको इसमें निवेश करना है या नहीं करना है, कि जैसे मैंने आपसे बार बार कहा कि जब भी कोई फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री का बिजनेस साइकिल क्या है। और बिजनेस साइकिल बिल्कुल चाहे भारत हो चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर, और रिन्यूएबल एनर्जी बिल्कुल शुरुआती दौर पे है और आने वाले 30 से 40 साल इसके अंदर पूरी इसके अंदर स्ट्रेंथ स्टेप बाय स्टेप आ सकती है।
दूसरा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस में होता है कि इंडस्ट्री और सेक्टर को आइडेंटिफिकेशन करना। सेक्टर और इंडस्ट्री के अंदर जैसे सोलर एनर्जी के ऊपर बिल्कुल चर्चा करते हुए डिटेल में मनीष जी से चर्चा हुई, ग्लोबल लेवल पे जिसकी रिक्वायरमेंट है, और फॉसिल फ्यूल यानी कोयले से जो बिजली बन रही है उसका उसका भी स्थान सीमित है। और ये सब कुछ देखते हुए कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर तो आपको आना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके जो कंपटीटर हैं, चाहे विंड एनर्जी है, चाहे हाइड्रो है, क्योंकि विंड एनर्जी यानी पवन चक्की आप हर जगह इंस्टॉल नहीं कर सकते। हाइड्रो पावर हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन सोलर एनर्जी एक ऐसा है कि चाहे छोटा-सा छोटी बिल्डिंग हो, चाहे बड़े सी बड़ी बिल्डिंग हो, इवन चाहे समंदर हो, फ्लोटिंग भी बन सकता है, और रेगिस्तान और बंजर ज़मीनों पे इसका भी इस्तेमाल हो सकता है, खेत में हो सकता है, पहाड़ी पे हो सकता है, हर जगह जहाँ पर सूर्य की पहुँच है, वहाँ पर इसका होता है। तो कुल मिला के सोलर एनर्जी के ऊपर वो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। अब आपको स्टडी ये करना है कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है, कंपनी के जो प्लान्स हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट से मैच हो रहे हैं? क्योंकि जैसे मनीष जी ने बताया कि 35 से 40% एनुअल ग्रोथ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की है, और कंपनी की ही 40% एनुअल ग्रोथ है, यानी ग्लोबल एनर्जी की जो ग्रोथ है और कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल साइड बाय साइड पैरेलल चल रही हैं। तो 40%, 35 से 40% ग्रोथ यदि किसी कंपनी और किसी इंडस्ट्री की आपको मिल जाए, और बिजनेस साइकिल जो है वो आपको अगले 10 साल मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से ये शर्तें जहां भी लगती है वहां पर दोबारा होती है। अब आप इस कंपनी के प्रोस्पेक्टस को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें, प्रमोटर्स की एजुकेशन, टेक्निकल ग्राउंड बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, ग्लोबल एनर्जी रिक्वायरमेंट आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, और भारत सरकार के जो मिशन है उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद फिर एक निर्णय लें कि क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो मनीष जी ने जो फिगर दिए हैं आईपीओ के अंदर, एचएनआई और मार्केट मेकर और रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उसके अंदर यदि आपको जल्दी चेतना पड़ेगा, जल्दी स्टडी करनी पड़ेगी, जल्दी आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल तैयार हो जाइए, और इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ पे नजर रखने के लिए। मनीष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने बहुत समय निकाला और हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों से आप रूबरू हुए, और सोलर एनर्जी की हर बारीकियों से आपने हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। दोस्तों, आप डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़िए। जब भी कोई आप निवेश करते हैं तो उसमें डिस्क्लेमर्स और कंपनी के बारे में ध्यान से आपको पढ़ना आवश्यक होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।